पहला सोना में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। हालांकि बहुत बड़ी तेजी होती दिख रही है वैसा नहीं है, लेकिन 25 अंकों की मजबूती जरूर आपको दिखेगी। एशियाई बाजारों पर एक बार फटाफट नजर डाल लीजिए। निक्के काफी दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, 2% से ज्यादा की मजबूती वहां पर है। हांगकांग के बाजारों में अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है, 1% से ज्यादा मजबूत। जब पिछली बार मैंने देखा तो हांगकांग के बाजार थे, तो यहां से अच्छे संकेत हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ भामरे हैं, रजत बॉस और सुब्रमण्यम साहब। लेकिन अब एडलवाइज सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। निश्चल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्योंकि आपकी कंपनी बड़ी एफआईज के साथ डील करती है, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहता हूं, फेड की ब्याज दरें बढ़ाने के बाद क्या एक जो डर है कि हिंदुस्तान के बाजारों से एफआईज का पैसा निकलेगा, इमर्जिंग मार्केट्स में निकलेगा और उसके चलते रिडम्पशन थोड़े आएंगे, क्या ये डर जायज है या फिर ऐसा नहीं होने वाला? देखिए, जहां तक कल तक ये डर जायज था कि अगर फेड का कोई अग्रेसिव स्टैंड आता तो डेफिनेटली जो पैसा था उसका पेस, निकलने का पेस बढ़ जाता था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पेस अभी कोई चेंज हो जाएगा। जो जा रहा है पैसा वो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो वहां पे कोई रिवर्सल ऑफ ट्रेंड हो जाएगा कि एफआईज बेचना बंद कर देंगे या ऐसा कोई ट्रेंड तो रिवर्स होता हुआ नहीं नजर आता है। क्योंकि वो खाली फेड के रीजन की वजह से ही नहीं है, और भी दूसरे रीजन हैं बेसिकली जहां पैसा वापस इंडिया से बाहर जा रहा है। ओके, तो फिलहाल ऐसा कोई डर नहीं और घबराने की जरूरत भी नहीं कि एफआईज बड़े पैमाने पर भारतीय बाजारों से पैसा निकालेंगे। लेकिन फिर भी तेजी उतनी नहीं दिख रही एसजीएक्स निफ्टी में जितनी शायद दूसरे एशियाई बाजारों में। आप देखिए, शंघाई का बाजार अब 1.5% मजबूत हो चुका। तो मेरी नजर है अब कुछ सेकंड्स बाद रुपए की ओपनिंग पर भी, क्योंकि हमने कल रुपए में एक अच्छी मजबूती के साथ 66 रुपए 73 पैसे पे क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो देखना होगा आज कितना दबाव होगा रुपए पर। हम शुरुआत होते ही आपके लिए एक राय भी लेकर आएंगे, अभिषेक गोयनका से पूछेंगे कि उन्हें किस तरह की चाल आगे दिख रही फेड के इस फैसले के बाद। हमारी ओपनिंग क्या निफ्टी के मुकाबले, एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में बेहतर हो सकती है, क्योंकि मैं 7800 के लेवल पर नजर बनाया हूं, जो कि यहां से 50 पॉइंट दूर है कल की क्लोजिंग से। तो देखना होगा किस तरह का रुझान होता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में प्री ओपनिंग सेशन में, और आप देख सकते हैं इस वक्त जो पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता है वो दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा, 45 अंक ऊपर सेंसेक्स नजर आएगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी शांत शुरुआत करते दिख रहे हैं, लेकिन जो बड़ा मूव आता दिख रहा है वो है लीवर में, 9% नीचे आपको नजर आएगा निफ्टी पर इस वक्त, और उसी की वजह से निफ्टी आपको लाल निशान में शायद दिख रहा है। कोटक 4% नीचे है, और मजबूती की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट 9% ऊपर दिख रहा है, एसबीआई 3% ऊपर दिख रहा है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो बड़ा मूव प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में, जिसे कहते हैं ना कि बड़े ऊपर या नीचे के गैप से ट्रेड डालते हुए ट्रेडर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन रुपए की चाल ज्यादा सही और सटीक होगी, और इस वक्त आप देख सकते हैं 66 रुपए 62 पैसे पर खुला है। तो करेंसी मार्केट में मजबूती है, ये एक अच्छा संकेत है कि डॉलर के मजबूत होने के बावजूद हमारी करेंसी कमजोर नहीं हुई है। 66-62 ये है लेवल इस वक्त का। हमारे साथ अभिषेक गोयनका जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर, लेते हैं उनसे सीधे राय। बताइए अभिषेक, क्या वजह है रुपया मजबूत खुला है जबकि डॉलर मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन हमारी करेंसी पर असर है नहीं? कल भी मजबूत हुए, आज फिर से पॉजिटिव खुले हैं। जैसे कि अपने कल बात कर रहे थे ना कि रेट हाइक काफी हद तक प्राइस्ड हो रही है मार्केट में, तो अगर नॉर्मल कंडीशंस में जहां पर वो कोई बड़ी हॉकी स्टेटमेंट नहीं पास करते हैं और इकोनॉमी को वॉच करते हैं, तो उस हिसाब में ज्यादा बड़ी वीकनेस नहीं आएगी। तो इस कारण से रुपया आज स्ट्रांग है, और हमें 50 का लेवल्स काफी क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, 6650 और 6640 के लेवल्स। अगर वो लेवल्स को मार्केट होल्ड करता है तो वापस ये 67 के नजदीक जा सकता है। बट अगर रिस्क मार्केट में तभी आती है अप्रिसिएशन की तरफ जब 6640-50 का लेवल्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस क्लोज करता है। अदरवाइज मार्केट में ये नॉन इवेंट रही है और ये अपनी पुरानी ट्रेजेक्टरी में टुवर्ड्स वीकनेस बढ़ते रहेगी। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए तो फिर अब आगे आने वाले दिनों में रुपया किस तरह से बिहेव करेगा? चलिए, आज तो अनसर्टेनिटी खत्म होने के चलते एक रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन यहां से आगे जाकर आपको लगता है कि क्या रुपया 70 के लेवल तक जा सकता है अगले साल में? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स सीएनबीसी आवाज पर कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि डॉलर में तो दरअसल मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि 1% के आसपास ब्याज दरें अगले साल वहां पर बढ़ने वाली हैं। आपका क्या लक्ष्य है रुपए के लिए अब? नहीं, ये बात सही है कि भाई अगले साल अगर 3 से 4 हाइक्स होते हैं तो डॉलर की जो ट्रेजेक्टरी है वो स्ट्रेंथ की तरफ है। तो हमारी जितनी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है वो वीक होंगी और रुपया भी वीक होगा, और 670 का लेवल जो है
68.5 69 तक हम लोग देख रहे हैं अगले साल तक, बट इसमें समय लगेगा। ये नहीं है कि एक तरफा ये काफी तेजी से वीक होगा, बट अगर कोई एक्टिविटी चाइनीज युआन में भी बहुत एक्सेस डेप्रिसिएशन की हो गई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर दिन चाइनीज युआन वीक हो रहा है, उनकी पैकिंग हर दिन ऊपर हो जा रही है, तो उस टाइप की कोई अगर कंडीशन हो गई तो डेफिनेटली ये तेजी से बढ़ सकता है। बट हाँ, जो ट्रैजेक्टरी है वो वीकनेस की तरफ है और पोजीशंस नीचे की तरफ बनानी चाहिए। शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे लिए ये राय विश्लेषण देने के लिए रुपए पर। और हमारे साथ निश्चल माहेश्वरी जी हैं। निश्चल जी, मैं जानना आपसे ये चाहता हूं, क्योंकि अब ये हमारे सामने जो इवेंट होनी थी हो गई, ये भी पता है कि अब अगले साल मोटा मोटी अंदाजा लग गया कि कितनी ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ सकती, बाजार उसको भी पचा लेगा। ये बताएं, अब इस फेड की मीटिंग के बाद जो फैसला आया है उसके दम पर कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स आपको लगते हैं जहां पर निवेश करने का मौका बनता है? तो इसमें मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जहां तक फेड ने अपना व्यू दिया है, जो फेड रेट डॉट्स हैं बेसिकली, वो अभी भी इंडिकेट करते हैं कि कल की मीटिंग के बाद भी जो पहले उनका व्यू था वही मेंटेन किया है कि 4 हाइक्स होंगी, जबकि बाजार के हिसाब से केवल 2 हाइक का ही व्यू बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 4 और 2 का जो डिफरेंस है, एक गैप को या तो ऊपर जाएगा बाजार का एक्सपेक्टेशन, और इसके लिए प्रेशर बनेगा बाजार पे। तो ये कहीं ना कहीं गैप को खत्म होना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि अभी भी फेड ने अपना व्यू चेंज नहीं किया, वो अभी भी 4 हाइक पे बोलता है, बाजार कल भी 2 हाइक की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कहीं ना कहीं अपने को प्रेशर तो रखेगा अगर ये बाजार का भी व्यू 4 हाइक्स की तरफ गया तो जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, बेसिकली आई थिंक 2 या 3 थीम हम पहले भी प्ले कर रहे थे, अभी भी वही प्ले कर रहे हैं। बेसिकली एक तो ये डोमेस्टिक अर्बन कंजम्पशन की थीम है, जो अभी धीरे धीरे स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, और उसके रीजंस बेसिकली ऑब्वियसली लो इन्फ्लेशन है, लो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो वो सेक्टर अच्छे लगते हैं। डोमेस्टिक अर्बन कंजम्पशन में आपको हेवल्स है, वोल्टास है, ये सारे स्टॉक्स बेसिकली अच्छे करेंगे। दूसरे थीम है अपना रुपी डेप्रिसिएशन का, जहां पे फार्मा और आईटी दोनों सेक्टर्स बेसिकली को फायदा होना चाहिए। तो ये 2 पर्टिकुलर थीम्स हम लोग प्ले कर रहे हैं इस समय। डोमेस्टिक रिकवरी की एक और थीम है, पर आई थिंक वो डोमेस्टिक रिकवरी की थीम इतनी स्ट्रांग नहीं है जो पहले सोच रहे थे, क्योंकि जीएसटी का उसमें थोड़ा बहुत हाथ जरूर था सेंटिमेंटल। तो आपको लगता है आईटी फार्मा सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? अगर आप रेट हाइक के थीम को प्ले करना है तो ये 2 सेक्टर्स हैं जो पॉइज्ड हैं, और हेवल्स और वोल्टास भी पसंद है निश्चल को। लेकिन कौन सा वो स्टॉक है जो आपको धमाकेदार रिटर्न्स कमा कर दे सकता है लॉन्ग टर्म में? चलिए जानते हैं आज का जैकपॉट शेयर। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हर रोज आपको बेहतरीन आइडियाज दे रहे हैं कमाई के लिए। आशीष, बताइए आज कौन सा आइडिया आपने निकाला है अपने पिटारे से? देखिए, सबसे पहले बता दूं, जो स्टॉक आज हमने चूज करा है उसके साथ 2 दिक्कतें हैं। एक तो उसका टिकट साइज यानी कि शेयर का जो भाव होता है वो बहुत बड़ा है, तो एक साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक बन जाता है। दूसरा, ये काउंटर थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है। इस कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, जिसे हम पहले सोलर एक्सप्लोजिव्स के नाम से जानते थे। 1995 में इस कंपनी का गठन हुआ था, और ये कंपनी एक्सप्लोजिव्स जो नाम में है ही है, यानी कि विस्फोटक बनाने का काम करती है। और इनफैक्ट ये कंपनी आज इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और एक्सप्लोजिव इनिशिएटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने की सबसे बड़ी कंपनी है। लगातार पिछले कई सालों से ये कंपनी अपनी ग्रोथ बढ़ा रही है, केपेक्स कर रही है, और आज इस कंपनी के देश भर में 22 प्लांट्स आ चुके हैं, 17 राज्यों में ये कंपनी फैली हुई है। बेहतरीन फाइनेंशियल में ग्रोथ था। इस स्लोडाउन के बावजूद इस कंपनी की बिक्री और आय में 19% का उछाल देखने को मिला। कोल इंडिया से आपको याद होगा, हाल में इस कंपनी को बड़े तगड़े ऑर्डर्स मिले थे। हालांकि बाजार में कुछ कंसर्न्स थे, क्योंकि कोल इंडिया ने रिवर्स बिडिंग करी थी, तो ये लोगों का मानना था शायद बड़े एग्रेसिव प्राइसिंग पे ये बिड्स आई हैं। मैनेजमेंट का कहना है, लेकिन स्पेसिफिकली कि ध्यान रखिए, ये कंपनी जो तमाम रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करती है ये पूरे खुद ही इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है, तो अपने पीयर्स से वैसे ही इसके पास एज है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमतों में तगड़ा फॉल हुआ है,
तो एक्चुअली मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कंपनी के ऑर्डर बुक में 15 से 20% सालाना उछाल देखने को मिल रहा है। अब तो एक ग्लोबल ऑर्डर बुक का एक साइजेबल चंक हो चुका है और वहां से तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कोल इंडिया को छोड़ दे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट जो है इस कंपनी के 35%, एक्सपोर्ट बिजनेस में 18 से 20% की ग्रोथ ये कंपनी कर रही है। टर्की में जो इस कंपनी का प्लांट है वहां पे कहा जा रहा है यूटिलाइजेशन में बड़ा इंप्रूवमेंट है, तगड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ इस साल तक ये कंपनी, ध्यान रखें, साउथ अफ्रीका में जो नया प्लांट बनाना था वो शुरुआत कर देगी। तो कोल इंडिया का एक सबसे लार्जेस्ट सप्लायर ये कंपनी है। 20 कंट्रीज जिसमें मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया की तमाम कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट करती है और भारत से जो विस्फोटक एक्सपोर्ट होते हैं 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर इस इकलौती कंपनी के पास है। दूसरी बात, हम लोग मान रहे हैं, आम धारणा है कि इंडियन इकोनॉमी में पिकअप देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इरिगेशन, रोड इंफ्रा, ध्यान रखें एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर्स पहले बेनिफिशियरी होते हैं अगर इस इंडस्ट्री में पिकअप देखने को मिलता है। और डोमेस्टिक मार्केट में एक्सप्लोसिव्स का 25% के आसपास का मार्केट शेयर इस इकलौती कंपनी के पास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगला अहम ट्रिगर इस कंपनी का है डिफेंस में जो फोरे है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, ऑर्डर्स मिलना शुरू हो चुके हैं। हमारा जो जाना माना आकाश मिसाइल प्रोग्राम है उसके प्रोपेलेंट्स अभी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। HMX यानी कि जो वॉरहेड्स में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इकलौती देश की प्राइवेट सेक्टर की ऐसी कंपनी जिसको उसका लाइसेंस मिल चुका है। अब इस कंपनी को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से ऑलरेडी वॉरहेड्स में फिलिंग के ऑर्डर्स मिलना शुरू हो चुके हैं। मैनेजमेंट का मानना है FY17 आने वाले वित्त वर्ष में डिफेंस से 100 करोड़ और उसके बाद FY18 से फुल फ्लेश करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज आएंगे। तो 19% का CAGR ऑफ लेट था स्लोडाउन में। उससे पहले कंपनी 30% की ग्रोथ क्लॉक करती थी। अब डिफेंस से जब वापस मोमेंटम शुरू होगा लौटना, मैनेजमेंट का मानना है 30% की ग्रोथ रेट प्लस पे कंपनी वापस लौटेगी। लगातार अपनी बुक्स पे कर्ज कम कर रही है। 400 करोड़ रुपए का कर्ज था, घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया है, यानी कि डेट इक्विटी महज 0.4 टाइम्स पर है। इस कंपनी के साथ दिक्कत एक थी, आपको याद होगा यूफोरिया बिल्डअप होता तमाम डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के साथ, तो इस स्टॉक में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला था। अब ये स्टॉक करेक्शन मोड में है तो शायद एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है, पर ध्यान रखिए मैंने कहा करेक्शन मोड में वो चल रहा है तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइटली हेल्ड कंपनी है, प्रमोटर्स का 73% स्टेक है, इंस्टीट्यूशंस 19% जिसमें DII 17% स्टेक ओन करते हैं। तो देश के तमाम म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड 5.5% स्टेक, SBI का 3% ज्यादा स्टेक, ICICI, प्रू, बिरला सन लाइफ, कोटक महिंद्रा, दाइवा एसेट मैनेजमेंट, DSP, ब्लैक रॉक, ये सब साइजेबल चंक इस कंपनी पे ओन करते हैं। तो ये कंपनी डोमेस्टिक एक्सप्लोसिव मार्केट के एक मार्केट लीडर, डिफेंस में जो फोरे कर रही है, इस कंपनी को रडार पर रखें अपने। तो सोलार इंडस्ट्रीज है आज का जैकपॉट शेयर और प्री ओपनिंग सेशन में आप देख सकते हैं लगभग 11% का बड़ा उछाल इस काउंटर में आते हुए नजर आ रहा है। 3568 के आसपास के लेवल्स इस वक्त आपको दिखेंगे सोलार इंडस्ट्री में। बाजार देखिए प्री ओपनिंग सेशन में 100 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 32 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी। हमारे साथ देवेन चौकसी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। देवेन भाई, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। राय आपसे भी यही लेना चाहता हूं, फेड की इस मीटिंग की अनिश्चितता खत्म होने के बाद कहां आपको निवेश के मौके नजर आते हैं, क्या खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल, आई थिंक दी इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बड़े मौके हैं उसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। आई थिंक लार्ज कैप कंपनीज के अंदर रिलायंस है, स्टेट बैंक है, लार्सन है, इवन फॉर दैट मैटर HDFC है, टाटा मोटर्स है। आई थिंक रिस्पेक्टिव कंपनीज इन द लार्ज कैप्स दे आर अवेलेबल एट अ वैल्यूएशन विच इज फार मोर कंफर्टेबल। और काफी हद तक ये वैल्यूएशन घटा भी था इसलिए कि जहां तक मैं समझता हूँ फॉरेन इन्वेस्टरों ने आई थिंक अपना मार्केट के अंदर एक्सपोजर कम करने के लिए आई थिंक दे सोल्ड शेयर्स इन द इंडियन मार्केट। और इसके अंदर आई थिंक ज्यादातर लार्ज कैप कंपनी के ऊपर दबाव ज्यादा बना था। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर मूव ऑफ फेड कमिंग अप, I think the selling pressure from the global fund side would also come down। और जो रुपये की घटने की एक संभावना थी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी बदलाव आ रहा है। करीबन जो डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास चल रहा है, मेरे ख्याल से अंदर आई थिंक दैट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स एंड प्रोबेबली आई थिंक इट विल हेल्प अदर करेंसीज टू स्टेबिलाइज। जो अदर करेंसी स्टेबिलाइज होती है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, तो जो फॉरेन फंड का जो सेलिंग है वो सेलिंग प्रेशर भी कम होता है। एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव दैट आई थिंक विल हेल्प आवर मार्केट्स टू गेन द रिकवरी एंड रिकवरी विल बी स्मार्ट इन सम ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स। ऑफ कोर्स आई थिंक द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर ऑपरेटिंग मोर इनटू द मिड कैप, तो मिड कैप के अंदर शायद आउट परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा भी मिले आई थिंक इन रिस्पेक्टिव स्टॉक्स। वन कुड कंसिडर आई थिंक बाइंग इनटू क्वालिटी मिड कैप कंपनीज vis-a-vis आई थिंक फॉलोइंग द स्टोरीज।
एंड आई थिंक कैन गेन डिसेंट अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन। बट एक चीज अच्छी है कि मार्केट ने काफी अच्छा करेक्शन लिया है और ये करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ से एक हेल्दी रिकवरी दे सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए, तो मिड कैप स्टॉक्स पर, क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स पर आपका फोकस होना चाहिए। ये वो ऐसे शेयर हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। लेकिन रजत, कोल इंडिया, एनटीपीसी, इन दोनों के चार्ट्स को देखकर बताइए ये कैसे लग रहे हैं। कैबिनेट ने कहा है राज्यों से कि वो माइन करें और बेचें कोयले को, तो एक तरह से कोल इंडिया की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है। कोल इंडिया क्या आपको लगता है दबाव दिखा सकता है आज के सत्र में? और एनटीपीसी जैसी कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर भी माना जा रहा है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इन दोनों के? देखिए, जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, 320-21 के ऊपर अगर नहीं जा पाए और नीचे की तरफ चलने लगे तो 310 के नीचे जाने से जो कुछ दिनों पहले जो लो बनाया था 305 का, वो अहम लो है, क्योंकि सितंबर के अंत में भी वो इसी के आसपास में आके फिर बाउंस बैक किया था। 305 तोड़ने से ये काफी नीचे जा सकता है, मतलब 285 to 280 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट जोन टू वॉच आउट फॉर। कोल इंडिया ऑन रैलीज इट्स अ सेल। जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, ये दिखा रहा है कि कुछ दिनों का कंसोलिडेशन के बाद में 135 के ऊपर अगर एनटीपीसी चलने लगे तो पहला टारगेट माना जाएगा 139 रुपया, उसके ऊपर में चले तो 145 रुपया तक भी एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट हो सकता है। एनटीपीसी में काफी अच्छी एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है और ये अपना 200 डे क्रॉस करके अब आज जब 135 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक्सपेक्ट फ्रेश बाइंग। मिनिमम टारगेट 138.50 to 139, उसके ऊपर में 145। ओके, तो ये राय है इस वक्त एनटीपीसी और कोल इंडिया के स्टॉक पर। और आप देख सकते हैं इस वक्त बाजारों में प्री ओपनिंग सेशन में दमदार शुरुआत होती हुई दिख रही है 100 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पर, और निफ्टी 30 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। हालांकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि जितनी तेजी बाकी एशियाई बाजारों में, उतने भारतीय बाजार मजबूत है नहीं। आप देखिए किस तरह की तेजी है एशियाई बाजारों में। तीनों ही बड़े बाजार देख लीजिए, जापान के, चीन के और हांगकांग के, बेहतरीन तेजी के साथ। जापान 2% से ज्यादा ऊपर है, हांगकांग 1% से ज्यादा ऊपर है, चीन 1.5% से ज्यादा ऊपर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेड की मीटिंग का बड़ा जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ है, वो भी तब जबकि कल ये सारे बाजार 2-2% चढ़कर बंद हुए हैं। तो उस लिहाज से उम्मीद की जाए कि 30 अंकों की तेजी की साथ शुरुआत होने के बाद भारतीय बाजार रफ्तार को बढ़ाएंगे, 7,825 की रेंज में पहुंचेंगे। ये अंदाजा लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। पीएसयू बैंक्स, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सुबह की सबसे ज्यादा तेजी वहीं होगी और आप देखिए वहां पर अच्छे संकेत खरीदारी के आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर सेंचुरी मारी है। सेंसेक्स ने 105 अंकों की मजबूती के साथ, निफ्टी 35 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त 0.5% के आसपास की मजबूती सेंसेक्स और निफ्टी में दिखेगी आपको। टॉप गेनर है पीएनबी का स्टॉक, 2% ऊपर, एसबीआई 1.5% मजबूत, एक्सिस, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी अच्छी खरीदारी। तो पूरी तरह से बैंक्स लीड कर रहे हैं तेजी को, लेकिन इनके अलावा टाटा मोटर्स 1.5 से 2% मजबूत है। डॉक्टर रेड्डीज में 1% की मजबूती और एनटीपीसी का जो हम जिक्र कर रहे थे अभी, यहां पर 1.25% मजबूती के साथ होती दिख रही है शुरुआत। सन फार्मा में 1% की मजबूती आती हुई दिख रही है। बीपीसीएल जैसे शेयर भी तेजी के साथ खुलते दिख रहे हैं। कमजोर क्या है? केन इंडिया 1.5% नीचे, ओएनजीसी 1% नीचे। तो ये दो स्टॉक है जो दबाव बनाते हुए। आइए वायदा कारोबार की तरफ ले चलूं आपको, और 0.25% की मजबूती बीईएमएल, भारत अर्थ मूवर्स, ये स्टॉक शुरुआती कारोबार में अच्छे गैप के साथ खुला है, यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर्स में एचडीआईएल 2% मजबूत खुला है। छोटे बैंक बड़ी उछाल दिखा रहे हैं, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक में अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है पहली टिक्स पर। तो बैंक्स बेहद मजबूत है। केन इंडिया और ओएनजीसी जैसे शेयर कमजोर है, लेकिन हमारा जैकपॉट शेयर कमाल करता हुआ यहां पर 9% से ज्यादा की तेजी आपको नजर आएगी सोलार इंडस्ट्री में। तो ये स्टॉक्स हैं जो शुरुआती कारोबार में एक्शन में है। हेमंत, बिल्कुल अनिल, और आप देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जीएसटी को लेकर अब सरकार ने भी होप्स छोड़ी हैं, और आप देखिए डेडलाइन जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की औपचारिक तौर से अब 1 जून कर दी गई है। आप देखिए गति के स्टॉक में दबाव है करीब 3-3.5% नीचे। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स के स्टॉक में 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये वो पॉकेट है जिसमें थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। वीआरएल भी देखिए दबाव के साथ ही आज के सत्र में खुला है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें
तो छोटे मझौले शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। टूरिज्म फाइनेंस देखिए 3-3.5% बढ़त के साथ खुला है। IVRCL को लेकर छोटी टिकट साइज का शेयर है, इसको लेकर कुछ खबरें आई हैं। यहाँ पर 4-4.5% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है। BPL एक ऐसा स्टॉक है जो 13% ऊपर है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक्शन आज काफी भरपूर देखने को मिल रहा है। ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ खुले हैं, और मजबूती के साथ खुला है सुजलॉन। जिस तरह से आप देखिए 3.5% की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो प्रमोटर्स हैं और दिलीप संघवी हैं वो मिलकर एक ओपन ऑफर ला रहे हैं 26% हिस्सेदारी के लिए। 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक ये ओपन ऑफर खुलेगा और 18 रुपए के भाव पर ही ओपन ऑफर है, लेकिन आप देखिए भाव अब 21 रुपए का स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। जेपी एसोसिएट्स जैसे स्टॉक्स बाउंस करते हुए, रिलायंस कम्युनिकेशन में खबरों के चलते आज कुछ हाल देखने को मिल रहा है। GMR इंफ्रा फिर एक अच्छी रैली दिखाता हुआ, वेदांता जैसे शेयरों में भी उछाल है। प्राज एक ऐसा स्टॉक जिसमें कल रैली बनी थी, इथेनॉल की स्टोरी को लेकर आज देखिए वो भी मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो छोटे मझौले शेयरों में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और जैकपॉट स्टॉक का देखिए 7% की मजबूती, 3,500 रुपए का शेयर है। आप देखिए यहाँ पर 7% चलना इस शेयर का बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, काफी बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। 225 रुपए का बड़ा उछाल। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में है, अनु फार्मा, यहाँ पर एक मलेरिया की ड्रग के लिए इन्हें मंजूरी मिली है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। स्टॉक देखिए 7.5% मजबूत है। लिंकन फार्मा के लिए भी कुछ खबरें में पड़ रहा था। जी हाँ, आज से NSE पर लिस्टिंग हुई है लिंकन फार्मा की, और उसके बाद स्टॉक 6% मजबूत है। ई क्लर्क्स आपको मजबूत दिखेगा। ये ई क्लर्क्स हुआ है 1:3x बोनस, और उसके बाद आज तेजी बनती दिख रही है इसमें। TD पावर ये एक स्टॉक है जिस पर आप नजर रखिए, क्योंकि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कल यहां पर खरीदारी की है। HDFC म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। 3.5% की बड़ी मजबूती के साथ इस स्टॉक ने शुरुआत की है आज अपने सेशन की। ये स्टॉक एक्शन में साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये कुछ एक शेयर है जो बेहद मजबूती के साथ आज शुरुआत करते दिख रहे हैं। और जैसा हम कह रहे थे कि बाजार की मजबूती और बेहतर होती हुई दिख रही है। 140 अंक ऊपर हो चुका है सेंसेक्स, और निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पर 7,800 की तरफ बढ़ता हुआ। 40 अंकों की मजबूती निफ्टी में नजर आएगी, लेकिन एक्शन तो सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर ही है। मिड कैप इंडेक्स 1% की तेजी लगभग हो चुकी है यहाँ पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बेहद दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और यही वजह है, आप देख सकते हैं 853 शेयर मजबूती के साथ खुले हैं। महज 125 स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी ने 7,800 का लेवल छुआ भी है इंट्राडे में, ये मैं आपको बता दूं। 7,800 का हाई बता रहा है निफ्टी इस वक्त आपके लिए। और बैंक निफ्टी में शानदार खरीदारी 135 अंकों की। हमारे तीनों एक्सपर्ट, इनफैक्ट चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ भामरे, निश्चल माहेश्वरी, साथ ही देवन चौकसी भी हमारे साथ हैं। के सुब्रमण्यम साहब हैं, रजत बॉस, पांचों एक्सपर्ट्स इनफैक्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, और उन्हीं से राय लेते हैं। और सबसे पहले रजत के साथ शुरुआत की जाए। रजत, 7,780 लेवल है इस वक्त निफ्टी का। स्पॉट में क्या ट्रेड किया जाए? देखिए 7,780 में तो आप इस लेवल पे निफ्टी खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7810 इज वेरी क्लोज बाय 781020। तो मैं ये कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा देखिए ऊपर में, अगर रेजिस्टेंस में सप्लाई आता है तो वहाँ पे स्मॉल शॉर्ट पोजीशन यू कैन टेक विद स्टॉप अबव 7850। बट कोई अगर पिछले दिनों में पोजीशन लेके आए हैं तो उनको ट्रेल करना चाहिए। 7750 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लगा के बने रहिए। जब तक ऊपर जाता है तब तक ट्रेलिंग स्टॉप को बढ़ाते जाइए, उसी हिसाब से चलिए। फिलहाल आज के दिन एक्चुअली आप स्टॉक्स में काफी जगह है जहां पे पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। केन और ONGC FNO में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर यही हैं। कच्चे तेल में हमने देखा जिस तरह से कल के सत्र में फिर गिरावट देखने को मिली 3-3.5% की। आप देखिए आज एक गैप डाउन ओपनिंग इन दोनों ही स्टॉक्स ने दिखाई है और दबाव बन रहा है। वोल्टास एक और ऐसा स्टॉक है जिसको बड़े ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया है। ये FNO का सबसे बड़ा सेकेंड लूजर, करीब 1.5% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम आपसे कह रहे थे, कोल इंडिया के शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है इन्हीं खबरों के चलते कि जो मोनोपोली है वो शायद कोल इंडिया की खत्म होगी, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। कैबिनेट ने दरअसल स्टेट्स को, राज्यों को कहा है कि वो माइन करें और बेचें कोयले को खुद। NTPC के लिए ये खबर पॉजिटिव मानी जा रही है। कुछ ही देर में अनिल स्वरूप, कोयला सचिव जी से हम बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि दरअसल वो कैसे देख रहे हैं इस मूव को। लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन खबरों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव देखा जा रहा है। आज के सेशन में एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं। आप देखिए
पीएनबी 1.5% ऊपर, आंध्रा बैंक 1.5% ऊपर, एसबीआई, यूनियन बैंक, यूको बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अनिल स्वरूप कोल सचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, कोल इंडिया इस स्टॉक के लिए आज थोड़ी दिक्कत की बात है। चर्चा यही हुई है कि शायद इनकी मोनोपोली खत्म होती हुई नजर आए। जिस तरह से सेंटर कैबिनेट ने कल ये फैसला लिया है कि राज्य अब माइन भी कर सकेंगे, बेच भी सकेंगे कोयले को, आपका क्या कहना है सर इस पर? इस निर्णय से मेरे विचार से कोल इंडिया के किसी भी फाइनेंशियल्स पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है वो ऐसे क्षेत्र के लिए की गई है जहां पर कोल इंडिया द्वारा कोयले का जो पूर्ति है वो नहीं की जा रही है या उसमें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ये ऐसे क्षेत्र के लिए है जैसे माइक्रो, मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर के लोगों के लिए कोयला उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था जो निर्णय कल हुआ है उसके माध्यम से हो सकेगी। इसमें कोल इंडिया पर कोई इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोल इंडिया प्रमुखतः ऐसी इकाइयों को कोयला उपलब्ध करा रही है जो कि बड़ी इकाइयां हैं, और ये जो ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे ये राज्य सरकारों को किया जाएंगे, राज्य सरकार की इकाइयों को किया जाएगा, जिससे प्रमुख रूप से ऐसे क्षेत्रों को कोयला उपलब्ध हो सकेगा जहां इस समय कोल इंडिया का कोयला नहीं जा पा रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां कोल इंडिया सप्लाई कर सकता है वहां पर राज्य माइनिंग नहीं कर पाएंगे और कोयला नहीं बेच पाएंगे, ये एकदम तय है? ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि ये कोल ब्लॉक्स छोटे होंगे और इसमें कम उत्पादन होगा, कोयला का बहुत ज्यादा उत्पादन इसमें नहीं होगा, तो ये कोई एक कॉम्पिटिटर के रूप में कोल इंडिया के नहीं आएंगे सामने। ये पाया जा रहा था पिछले कुछ वर्षों से, ये देखा जा रहा था कि जो छोटी इकाइयां हैं या बहुत छोटी इकाइयां हैं उनको कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और कोल इंडिया के लिए संभव भी नहीं था कि छोटी छोटी इकाइयों को सीधे कोयला उपलब्ध कराए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि व्यवस्था राज्य सरकारों को दी जाए कि छोटी इकाइयों को वो उपलब्ध कराएं। अब अगर कोयले की मात्रा कम होगी तो बड़ी इकाइयों को किस प्रकार से उपलब्ध कराएंगे? दूसरा यह है कि कोल इंडिया के जितने अरेंजमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स हैं, जिनको कोयला सप्लाई किया जाना है वो यथावत कोयला उसी प्रकार से सप्लाई करते रहेंगे। मेरे विचार से कोई ऐसी इकाई नहीं होगी जिसे कोल इंडिया से कोयला मिल रहा है वो इस नई व्यवस्था के तहत कोयला उपलब्ध कराना चाहेगी। सर, ये बताइए कि राज्यों को आप आवंटित करेंगे, राज्य आगे क्या सरकारी कंपनियों से कहेंगे कि इसका खनन किया जाए? कैसे होगी वो व्यवस्था पूरी, या प्राइवेट कंपनियों के पास भी ये जा सकता है? नहीं, एमडीओज अपॉइंट करते हैं कोल के लिए राज्य सरकारें। पूर्व में भी जो उनको आवंटित किए गए हैं ब्लॉक स्पेसिफाइड एंड के लिए, उसके लिए भी वो एमडीओज अपॉइंट करते हैं। राज्य सरकारें खुद नहीं कोयला खदान करती, उसके लिए वो आउटसोर्स करते हैं कोयला निकालने के लिए। कोल इंडिया द्वारा भी काफी कार्य आउटसोर्स करके किया जा रहा है, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, इन द सेंस की ओनरशिप तो राज्य सरकार के पास रहेगी उस खान की, लेकिन वास्तविक कार्य वो किसी भी संस्था से करा सकते हैं। तो सर ये बताएं कि अल्टीमेटली फिर ये जो कुछ भी कोयले का उत्पादन होगा इसका कंजम्पशन एंड यूजर कौन होगा और ओवरऑल इसका फायदा क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा लाभ इसमें जो होगा वो छोटी और मध्यम इकाइयां हैं उनको होगा, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में बताया कि कोल इंडिया क्योंकि लार्जर यूनिट्स को केटर करती है और एक रेकफुल कम से कम जाता है जहां पर भी कोयला जाता है, तो उस दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया गया कि छोटी इकाइयों को कैसे कोयला मुहैया कराया जाए और वो सीधे ट्रक के माध्यम से उनको थोड़ा थोड़ा कोयला उपलब्ध कराया जा सके। जैसे ब्रिक किल्न है, ईंट के भट्टे हैं, अब उनको सीधे कोल इंडिया नहीं उपलब्ध करा सकता है क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक रेक लोड नहीं होती। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उचित पाया गया कि छोटे मध्यम या घर में जो उपयोग होता है कोयला उसके लिए कोल इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। ये सब छोटे मध्यम या घरेलू जो कार्य के लिए जो कोयला उपलब्ध कराया जाना उसके माध्यम से हो सकेगा। जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किए जाएंगे भविष्य में राज्य सरकारों को, मेरे विचार से वो एज ए कॉम्पिटिटर नहीं आएंगे कोल इंडिया के, बल्कि उनमें फर्दर वैल्यू ऐड करेंगे। उस क्षेत्र में वो कोयला उपलब्ध करा लेंगे जहां पर कोल इंडिया इस समय नहीं पहुंच पा रहा है। ओके सर, आप क्योंकि हमारे साथ हैं, आपसे डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, बाजार में चर्चा तो चल रही है कि विनिवेश हो सकता है, कुछ कहते हैं होगा, कुछ कहते हैं नहीं होगा, लेकिन आप बेस्ट पर्सन है ये सवाल पूछने के लिए। सर, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या मुमकिन है? ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, ये कार्यक्षेत्र वित्त विभाग का है
और ये निर्णय भी उन्हीं के द्वारा लिया जाना है कि कब और कैसे डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ऑलराइट, शुक्रिया आपका सर समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो स्वरूप साहब कहते हुए कि कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट कोल इंडिया पर नहीं आएगा, लेकिन अनिल देखिए मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया को अपनी फोकस लिस्ट से बाहर किया है और 41 साल बाद कैबिनेट ने ऐसा बड़ा फैसला लिया। शेयर आज अच्छे बाजार में थोड़ा सा ठंडा प्रदर्शन दिखाता हूँ। बिल्कुल, हालांकि कोल सचिव ये साफ कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पर कोल इंडिया खनन कर रहा है वहां पर ये दूसरे भी सरकारी PSU कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, लेकिन शायद एरिया अलग अलग रहे। इनका जो काम होगा वो छोटे पैमाने पर होगा और कोल इंडिया का बड़े पैमाने पर। इसी पर एक राय ली जाए, क्योंकि निश्चल माहेश्वरी जी हमारे साथ है और निश्चल जी तो बड़े क्लोजली ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को। निश्चल जी, कोल इंडिया स्टॉक की पिटाई भी काफी हुई है इसी डर के मारे कि सरकार एक और ऑफर फॉर सेल लाना चाहती है। बड़े इन्वेस्टर इससे नाराज भी थे और अभी इस ऑफर फॉर सेल के पहले ये जो प्रस्ताव है, पहली बात तो ये कि जो कोल सचिव कह रहे हैं, क्या बाजार उसे मानेगा, ये समझेगा कि हाँ वाकई में कोल इंडिया के लिए कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला, और दूसरी बात फिर स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? जहां तक मैंने कोल सचिव को सुना, उन्होंने ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि स्टेट्स दूसरी इकाइयों को नहीं बेच सकते हैं। हाँ, छोटों को तो बेचेंगे, क्या वो पावर प्लांट्स को भी बेच सकते हैं कि नहीं, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। नहीं, वो छूट है, वो पावर बेच सकते प्लांट्स हैं को भी बेच, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि वो चाहे जहां बेच सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कंपटीशन होगा नहीं। फिर तो अगर बेच सकते हैं तो कंपटीशन तो आएगा ही, बिल्कुल। और आई थिंक जो कोल इंडिया का मोनोपोली है बेसिकली, वो थोड़ा प्रेशर में आएगा। लेकिन अभी जहां तक कोल सप्लाई का सिचुएशन है इंडिया में, वो अभी भी काफी डेफिसिट में है, तो इतना मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। लेकिन सब में बड़ा ओवरहैंग जो स्टॉक पे बना हुआ है वो है गवर्नमेंट का सप्लाई ऑफ स्टॉक। अनदर 10% जो गवर्नमेंट ने बोला है, उसकी वजह से ही आई थिंक कोल इंडिया का स्टॉक काफी प्रेशर में है। बिल्कुल, और स्वरूप साहब कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी विनिवेश होना है नहीं होना है। मैंने उनसे आखिरी सवाल यही पूछा था, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण अभी मिला नहीं है। देखना होगा कि सरकार इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले इसका विनिवेश कर पाती है नहीं कर पाती है। फिलहाल ये ओवरहैंग बना रहेगा, इस स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन वोल्टास एक और ऐसा स्टॉक है, सिद्धार्थ देखिए आप, FNO में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर दरअसल आज यही बना है। 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसको डाउनग्रेड किया है। किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, क्या सलाह होगी? लॉन्ग करने की सलाह देंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बिगर ब्रोकिंग हाउस इज सेइंग। क्लियर कट इसमें ब्रेकआउट देखा गया है, लॉन्ग पोजीशंस भी बन रही है इसमें। डेटा वाइज दिस स्टॉक इज क्वाइट पॉजिटिव, और हालांकि टुडेज मूव माइट बी बिकॉज ऑफ जो रिपोर्ट आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है स्टॉक में 290 के नीचे बहुत बड़ा डाउन साइड है। हमारे टारगेट्स इसमें अराउंड 315 से 320 के आसपास है, तो लॉन्ग जाने की सजेस्ट करूंगा, और ये हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है। रजत, कोई बैंकिंग शेयर जो चार्ट पर मजबूत दिख रहा हो, क्योंकि यही आज तेज दौड़ लगा रहे हैं, खासतौर से छोटे सरकारी बैंक, क्या खरीदेंगे आप? देखिए, छोटे सरकारी बैंक में फिलहाल यूको बैंक 44 रुपया के आसपास घूम रहे हैं। इसमें आप 43 रुपया 60 पैसा के नीचे स्टॉप लगा के ऊपर में 44 रुपया 50 पैसा, 44 रुपया 70 पैसा यहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं। सुब्रमण्यम साहब, ये बताइए, बाजार खुल चुके हैं, 100 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। आप कह रहे थे IT कंपनियों पर आप काफी बुलिश हैं। अब खुलने के बाद आपका क्या व्यू है, कौन सी IT एक कंपनी आप खरीदना चाहेंगे आज के लिए? जी, आई थिंक आज का दिन थोड़ा क्रिटिकल रह सकता है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर ऑलरेडी हम 3-4 दिन से लगातार हमने बढ़त देखी है, और आज अभी दोपहर में यूरोप भी खुलेगा, उसका भी रिएक्शन अभी देखना बाकी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आई थिंक थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, जो यहाँ पर टाटा एलेक्सी, KPIT क्यूमिलिंस, TCS, ये सब बिगेस्ट स्टॉक्स है जहां पर हम ऑलरेडी एक्शन देख चुके हैं, और आई थिंक यही पर यही शायद राय मेंटेन करूंगा, और शायद एक एक्यूमुलेशन का मैं यहाँ पर सलाह दूंगा। शायद यहाँ कोई ऐसा एग्रेसिव बाइंग का फिलहाल सलाह नहीं दूंगा, एक एक्यूमुलेशन फेज पे डेफिनेटली करना चाहिए, और आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये सब तीनों आई थिंक अच्छी रिटर्न्स देने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। निश्चल माहेश्वरी जी, सुब्रमण्यम साहब, सिद्धार्थ बामरे जी और रजत बोस साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आज इस खास दिन जुड़कर बाजार सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 32 अंक मजबूत लगभग इन्हीं लेवल पर टिक गया है। बाजार न ऊपर जा रहा है न नीचे। 7,800 के ऊपर जाने की जल्दी भी नहीं दिख रही है निफ्टी को, और कमजोर तो होना है नहीं। बैंक निफ्टी ने अच्छी मजबूती दिखाई है, 125 अंकों से ज्यादा की, और मिड कैप इंडेक्स भी 1% मजबूत है। लेकिन जो कुछ भी बड़ी घटना हुई है कल देर शाम अमेरिका में फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला, क्या असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर, और भारतीय बाजारों में तेजी फिर से कब लौटेगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान के बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर पैनी नजर रखने वाले हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा जुड़ रहे हैं इस वक्त सिंगापुर से। समीर सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो कुछ जैनेट येलन ने कहा उसके बाद क्या आप हिंदुस्तान के बाजारों में और ज्यादा पैसा लगाएंगे? हमने जी पहले ही लगा दिए थे, थिंकिंग की ऐसी बातें ही करेंगे। तो हम तो 2-3 दिन से 4 दिन से काफी बुलिश हो गए हैं, और हम काफी मैक्सिमम बुलिश हैं आजकल। और इतना बहुत ज्यादा और मैक्सिमम बुलिश होने की वजह आपको क्या दिखती है सर? हमें वजह ये दिखती है कि बहुत बोर हो गए बेरिशनेस से। उससे ज्यादा ये है कि जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था, पहले इंडिया की बात करें फिर ग्लोबल उसमें, तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ये था लोगों का, मतलब कि गवर्नमेंट ने बड़ी पॉलिसीज करी है, बड़ी अनाउंसमेंट्स करी हैं, बट उनका ऑन द ग्राउंड चेंज नजर नहीं आएगा। मुझे अब लगता है कि ऑन द चेंज ग्राउंड नजर आना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर आप देखें FDI एंड इंश्योरेंस, तो उसमें काफी कंपनीज को अप्रूवल मिल गई और वो फॉरेनर अपना स्टेक बढ़ाएगा। अगर आप देखें गैस में, तो कई प्रोजेक्ट्स जो बंद पड़े थे उनको कम से कम इतनी गैस एलोकेट हो गई कि वो अपना इंटरेस्ट की पेमेंट तो कर सकते हैं। अगर उससे आगे चले तो देखें कि इतना बड़ा एक इवेंट हो गया जो गवर्नमेंट ओपनली अनाउंस भी नहीं कर सकती कि हमने 2 एयरपोर्ट ही प्राइवेटाइज कर दिए, बट उनको क्योंकि पब्लिक को, मतलब कांग्रेस है वो सब शोर ज्यादा मचाते हैं, तो उसको उन्होंने आपको ओपनली अनाउंस भी नहीं किया कि चैंगी को अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट दे दिए। पावर में SEBs का ये जो आया था पैकेज, इतना शुरू में लगता था कि बड़े दिन लगेंगे बिफोर द स्टेट्स विल एक्सेप्ट देम और बाय इनटू देम, और हमारे को लगता था कि खाली 1-2 स्टेट शुरू में करेंगे और उसमें 1 आध साल निकल जाएगा। करीब 10-12 स्टेट्स ने ऑलरेडी अग्री कर लिया कि दे विल कम इनटू दिस पैकेज। तो अगर आप अलग अलग एरियाज में देखें, प्रोग्रेस अब एक्चुअल हो रही है। ऑल्सो सबसे बड़ा इफेक्ट है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट ये है कि लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम शुरू हुई मार्केट के लिए अर्निंग्स की सेकेंड हाफ में। दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में अर्निंग्स का डिक्लाइन उससे पिछले साल में हुआ 13%। तो बेस इफेक्ट ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया है फॉर अस टू बी एबल टू शो कि हमारी अर्निंग्स इंडिया की अब ठीक है, ज्यादा नहीं गिर रही है। समीर जी, अब दुनिया भर की अगर आप बात करें तो कच्चा तेल एक ऐसी चीज है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और कच्चा तेल $40 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक तरीका देखने का है कि भारत के लिए पॉजिटिव है, दूसरा तरीका है कि दूसरे जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं उनके लिए तो बड़ा नेगेटिव है। ये बताइए, आप बुल हैं इंडियन मार्केट्स पर, आप किस तरह से देखेंगे और कैसे देखना चाहिए दरअसल फिर इसे? पहली बात तो यह है कि अब जब ऑयल गिरता है, अब उसको हम पॉजिटिव नहीं गिनते अपने लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि पहले वो गिरता था $100 से $90 तो $10 बचते थे, तो उसमें आपको सपोज $10 बिलियन बच गए। अब वो 40 से 38 हो जाए, देखने में तो 5% लगता है या जो भी लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है $1-2 बिलियन का हमारे लिए, और उतना नुकसान हो जाता है क्योंकि हमारे जो इतने लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, मे बी 70 लाख लोग हैं, समथिंग लाइक दैट, वो सब उनकी नौकरियां खतरे में, उनकी रेमिटेंसेस खतरे में। सो अब हम कहते हैं कि अब हमें ऑयल ज्यादा कम नहीं चाहिए, इतना काफी है हमारे लिए। और आपने मिडिल ईस्ट की बात करी सर, इसके चलते आपको लग रहा है क्या मिडिल ईस्ट में कुछ संकट बन सकता है? मिडिल ईस्ट इस तरह के कदम उठाए जो काफी कड़े हो सकते हैं, आपका अपना सेंस क्या है सर? हमारा सेंस ये है कि जी मिडिल ईस्ट ने बहुत ऐश कर ली है लोगों के अकाउंट पर, और थोड़ा सा उनकी भी सेहत ठीक होनी चाहिए। ये किसी ने नहीं बोला था कि आप पानी ढूंढ रहे हो और आपको ऑयल मिल जाए तो आप सडनली 5th एवेन्यू में जाके बिल्डिंग खरीदने लग जाएं, और बेचारे इंडियन उसके पैसे दे रहे हैं। तो सेहत बनानी बहुत अच्छी बात है, ± $10-20 रहेगा, इसके ऊपर अब नहीं जाता आसानी से, लेकिन उसके लिए रोएंगे नहीं हम। तो अच्छा, तो अब एक सवाल मेरा ये है कि जो एक बड़ा डर था लोगों को कि जब
अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा, बाकी इक्विटी मार्केट्स और खासतौर से इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा पैसा निकलेगा। वैसे तो हम देख ही चुके हैं काफी पैसा एफआईज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या और सेलिंग बढ़ सकती है या फिर अगर अमेरिका के बाजार चलेंगे तो फिर सेलिंग आएगी नहीं इक्विटी में? आप कैसे देख रहे हैं? फिर पहली बात ये सिर्फ मूड की बात होती है, लोगों की कहानी को जोड़ना कि ये इंटरेस्ट रेट से हुआ है। हाँ। अगर आप पिछली बार देखें 2004 टू 2006 तो 17 बार इंटरेस्ट रेट हाई किया था यूएस ने इन 2 years and 25 months। तो 25 महीने में 17 बार इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, 1% से शुरू हो गए 5.25% हो गया। हमें तो जहां तक याद है बड़ा बुलिश दिन थे वो हमारी जिंदगी के 2004, 5 and 6। किसी को उसको कभी याद नहीं था। अब 0.25 के लिए इतना कर रहे हैं। दूसरी बात है, अगर आप इंटरेस्ट रेट हाइक करें जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1% पर ईयर फॉर 3 years, तो अगले साल अगर आप 1% इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में करें तो यूएस का रेट उसके बाद हो जाएगा 1.25 या 1.5%। इस समय 10 year यूएस बॉन्ड अगर आप खरीदेंगे गवर्नमेंट का तो आपको मिलते हैं 2.25%। तो एक्चुअली कोई आदमी यूएस बॉन्ड ही नहीं खरीदेगा। अब आप यूएस बॉन्ड नहीं खरीदोगे कि इंडियन इक्विटीज नहीं खरीदोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सब मूड की बातें हैं कि 0.25%। आज फाइनेंशियल टाइम्स ने कह दिया है फेडरल रिजर्व गैम्बल्स, हिस्टोरिक गैम्बल क्या है 25 बेसिस पॉइंट के लिए। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस। और दूसरी बात है इंडिया में सेलिंग की, वो इंडिया की सेलिंग को प्लीज इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि सारे इमर्जिंग मार्केट्स में कम से कम $50-60 बिलियन की नेट सेलिंग हुई होगी 2015 में, और हमारे यहाँ आए हैं +3 बिलियन। प्लस फिर भी इंडिया में प्राइवेट इक्विटी फंड में आई थिंक 10 बिलियन आए हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट ये ई कॉमर्स कंपनी में भी 3-4 बिलियन आए हैं। अल्टीमेटली एट सम लेवल वो उन्हीं लोगों के पैसे हैं, उन्हीं सॉवरेन फंड, उन्हीं फैमिली ऑफिसेज, उन्हीं क्राउड के पैसे, इधर से नहीं आए तो उधर से आ गए। बिल्कुल। तो इंडिया का एक्चुअली ओवरऑल मिक्स चेंज हो गया है, लेकिन इंडिया के पैसे रिलेटिव टू अदर्स तो बहुत अच्छे रहे हैं इस साल। दैट मीन्स कि जब मार्केट ठीक हो जाएगी या हो गई है तो इंडिया को ये नहीं कि इंडिया को लोगों ने बिकॉज उसमें आपको रिफॉर्म नजर नहीं आया या आपको जीएसटी नजर नहीं आया तो उसके लिए लोगों ने इतनी सेलिंग करी है। दे आर स्टिल मैसिवली फेवर्ड इंडिया में। समीर जी, आपने जीएसटी की बात करी, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं जीएसटी को लेकर इस समय क्या है, क्योंकि अब डेडलाइन तो लग ही रहा था कि 1 अप्रैल हो नहीं पाएगी। मुझे याद है आपने भी इस तरह के सवाल फोरम पे पूछे थे। 1 जून अब उन्होंने कहा है कि डेडलाइन होगी, और लग नहीं रहा है कि इस बार सेशन में ये पास हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं जी, जून का मतलब ही नहीं है। एक्चुअली अगर उस क्वेश्चन का आपने आंसर सुना था जो मिस्टर सिन्हा ने बोला था, ये बड़े कम लोग समझे हैं कि इस सेशन में अगर ये जीएसटी बिल पास होता है तो पहली तो बात ये जीएसटी बिल है ही नहीं, ये है जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बिल को सारे स्टेट्स में जाना है और उसमें 50% स्टेट्स में अप्रूव करना है। उसके बाद जीएसटी शुरू नहीं हो जाता। उसके बाद जीएसटी बिल जो आप पैरेलल में बना सकते हैं उसको आप पार्लियामेंट में अप्रूव करेंगे। उसके बाद वो बिल ऑल द स्टेट्स हैव टू अप्रूव। तो स्टेट्स में 2 बार बिल को जाना था, इसलिए किसी भी हालत में अगर इस बारी भी जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो जाता तो अब अक्टूबर 1, 2016 और मेरे हिसाब से अप्रैल 1, 2017 से पहले नहीं कर सकते थे। उसके लिए आप अभी भी कर सकते हैं। तो 2-4 महीने इधर उधर होने से एंड डेट नहीं चेंज हुई, बिकॉज एंड डेट अब मुझे लगता है अप्रैल 1, 2017 कोई समझे। समीर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त मैक्सिमम बुलिश हैं, बड़ा पैसा लगा चुके हैं, पिछले 4-5 दिनों में लगाया है, अब चूंकि लगा ही चुके हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर कहाँ लगा रहे हैं आप पैसा या कहाँ लगा चुके हैं वो भी बताइए। पहले तो शॉर्ट कवर करते हैं काफी सारे, उसके बाद कुछ बैंक निफ्टी कुछ भी खरीद लेते हैं जो मूड होता है, बट हमारा नेट अभी हो गया 75%, which we would consider as good high। और एक और बात देखिए कि जीएसटी जब गवर्नमेंट ने बिहार इलेक्शंस में लॉस हुआ तो उसके बाद एंड अराउंड दैट टाइम उन्होंने अपने जो भी रिफॉर्म, जो भी आप कहते हैं इनको, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने करनी है चीजें, उसको उन्होंने एक्सेलरेट करके आपको अनाउंस करने की कोशिश करी।
अब अगर जीएसटी बिल नहीं पास हो रहा या जीएसटी नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा तो आज से लेकर बजट तक आप क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? यही चीजें करेगी। अब गवर्नमेंट को भी समझ आ गई है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू चीजें होनी थी वो स्लो है, पर बाकी चीजें, बाकी अप्रूवल्स, वो सब तो आप एक्सेलरेट करेंगे फुल स्पीड पर, कर भी रहे हैं। सो देयरफॉर आप अब से लेके बजट तक तो हम काफी बुलिश रहेंगे, अनलेस की वर्ल्ड को कुछ हो जाए बीच में जिसका कोई अभी रीजन नहीं है वाइट शोट। बट अगर कोई ऑयल कंट्री, कोई मैसिव ऑयल कंपनी बैकग्राउंड हो जाए फिर बात अलग है, फिर आप उस दिन सुबह मुझे फोन करना, फिर हम एक इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस समय बाजार देखिए आप जी 7,800 का हाई जरूर लगाया निफ्टी ने, लेकिन आप देखिए डेज हाई से नीचे आता हुआ सेंसेक्स करीब दिन के उच्चतम स्तर से 100 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। 10-11 अंक की बढ़त ही इस समय निफ्टी में बनी हुई है। समीर सर, मेरा सवाल है आपसे, देश में जो पॉलिटिक्स इस समय बन रही है उसके ऊपर आप जैसे बड़े फंड मैनेजर्स, एफआई इन्वेस्टर्स कैसे इसे देख रहे हैं? कार्तिक चिदम्बरम के ऊपर ईडी की रेड, आम आदमी पार्टी वर्सेस जेटली साहब का जो इस समय एक चर्चा चल रही है, और नेशनल हेराल्ड केस वाला मामला, ये सारी जो दिक्कतें हैं इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूं और इंडियन सिटीजन हूं। तो फॉरेन इन्वेस्टर को तो ये बातें पता ही नहीं होती, इंडियन सिटीजन के हिसाब से मुझे सब पता है। तो इसलिए हम इसको फॉरेन इन्वेस्टर की तरह देखते हैं कि बाकी फॉरेन इन्वेस्टर को तो बेचारे को पता ही नहीं कि ये एक केस भी है ऐसा इंडिया में, तो कोई ध्यान नहीं देता इन चीजों को। अब ये तो बड़े क्लोज इंडिया के होते हैं, हर एक चीज की 25 पैसे ऊपर 25 पैसे नीचे करना चाहे तो उनके लिए एनालिसिस होती है। बट आप सोचो जो पेंशन फंड एलोकेट मनी कर रहा है उसको पता ही नहीं सब बातें, किसी को कुछ नहीं पता है। सब ये सब हमारे टाइम पास करने के लिए अच्छी होती है। समीर सर, ये बताएं, अब यहां से आगे चलते हुए आपको तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या दिखते हैं जिनकी वजह से मार्केट्स ऊपर जाने चाहिए? क्योंकि अभी भी कंपनियों की कमाई बेहतर होने में तो शायद वक्त लगेगा, रिजल्ट तो इस बार भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे, आप भी शायद ये मानते होंगे। तो फिर क्या वजह है बड़ी, एक या दो वजह, जिससे आपको लगता है कि बाजार यहां से अब फिर से ऊपर की तरफ जानी चाहिए? पहला है कि अगर आप अर्निंग्स को इस क्वार्टर को ना देखें लेकिन जनरली नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स देखें तो एक तो बेस इफेक्ट से बहुत फायदा होगा अर्निंग्स को। जब भी आपने देखा कि IIP कैसे सडनली 9% दिखने लग गया, अगर आप थोड़े दिनों में देखेंगे आपको एक्सपोर्ट के नंबर बुरे नहीं लगेंगे, वो नंबर चेंज नहीं होंगे लेकिन आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। और हमें यह पता है कि वर्ल्ड को इसको कोई मतलब नहीं है कि EPS क्या है, उनको मतलब है EPS ग्रोथ क्या है। सेम थिंग विद एक्सपोर्ट। अब आप मेरे को पूछे कि एक्सपोर्ट कितनी 24% डिक्लाइन हो गया था, शायद पूछिए कि नंबर क्या था एक्सपोर्ट, हमें क्या पता क्या नंबर है, हमें से पता डिक्लाइन हो गया बड़ा, बहुत बड़ा। सेम थिंग विद एवरीबडी इन द वर्ल्ड। अगर आप बोल दें कि EPS, बिकॉज अभी 30-40% कंपनी जो कमोडिटी रिलेटेड है, मेटल ये वो, उनकी अर्निंग बड़ी मैसिव डिक्लाइन हुई है। तो जब वो आप एग्रीगेट करते हैं अर्निंग्स तो आपको बड़ा बुरा लगता है। अगली बार वो इतना ही खराब करे सपोज, लेकिन इससे ज्यादा खराब ना करें तो उनका पार्ट का तो ईयर और ईयर इफेक्ट 0 हो गया। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट को कोई मतलब नहीं है अर्निंग के नंबर से, अर्निंग ग्रोथ के नंबर से बहुत इंटरेस्ट है उनको। सो बेस इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज, अगर आप देखें कि 2 साल वी हैड वेरी मैसिव ड्राउट, एक्चुअली 87-88 आई बिलीव के बाद पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 साल ड्राउट रहा। तो अगर आपको लगा कभी ड्यूरिंग जनवरी फरवरी मार्च की बारिश के भी ठीक है चांस, तो आपको लगेगा चलो ये प्रॉब्लम भी थोड़ी कम हो गई। एंड थर्ड, एज आई सेड, इज कि बिटवीन नाउ एंड बजट एंड इन द बजट आई होप कि गवर्नमेंट काफी चीजें करेगी जो वैसे तो आसान लगती हैं और उनका फोकस इधर से उधर हो जाएगा, तो आप डे टू डे कामों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंड दे आर डूइंग, एंड अब एज आई सेड तो मुझे प्रोग्रेस भी ऑन द बॉटम लाइन लगती है। ना जो दुखी आत्माएं हैं हमारे देश में वो है जो मटेरियल सेक्टर, मेटल सेक्टर, मे बी आजकल ऑटो सेक्टर लिटिल बिट, उनका कोई इलाज नहीं है और उनका थोड़ा बहुत दुख प्रकट करना ठीक है, बट मार्केट इज बियॉन्ड एनी वन और टू ग्रुप्स। चलिए तो सर, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आने के लिए और आज अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। निफ्टी पर नजर डालिए, 7,800 का हाई लगाने के बाद इस समय किसी भी वक्त
लाल निशान में आने का देखिए आप इंतजार कर रहा है, काफी तेजी से फिसला है भारतीय बाजार पिछले 15-20 मिनटों में। एक गैप अप ओपनिंग जरूर हुई लेकिन सस्टेन नहीं हुई ऐसा लग रहा है। इसीलिए हम सुबह ये कह रहे थे कि 7,800 के ऊपर है तो ही तेजी सोचिए, भले 50 पॉइंट आप ऊपर खुल जाएं, जब तक 7,800 को पार न करें तब तक तेजी के बारे में मत सोचिए। और वही होता दिख रहा है, उम्मीद करें 7,750 का सपोर्ट लेकर फिर से रिकवरी होती हुई दिखे, देखना होगा। तो लेकिन जो आज डे ट्रेडर्स हैं उन्हें अब 7,750 पर अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। उसके नीचे जाकर अगर निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखे तो फिर 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट आपको मिलेंगे, जो 7,700 पर होगा या फिर 7,650 पर होगा। लेकिन बता दूं आपको कि अमेरिकी फेड की दरों में बढ़त को लेकर हमारी सरकार चिंतित नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने बताया कि भारत में महंगाई काबू में है और ऐसे में हम दरें में बढ़ोतरी का ज्यादा असर हिंदुस्तान पर पड़ते हुए नहीं देखेंगे। It's clear from the statement that, they're going to be very cautious going forward, and in particular they signal that they will be looking at the inflation target, which, the inflation numbers which are still running well below target. So I don't think we should take it for granted that this is the, necessarily the beginning of a strong rate hike cycle. So I think the impact will happen depending upon what it signals about future rate hikes, and I think that's a little bit open, I think, still. So let's wait. And as far as India is concerned, look, we're really well cushioned on the macroeconomic side. So inflation is coming down. Our fiscal deficit situation is very good. External situation is also robust. So I think that for all these reasons, I think the impact on India should be relatively minimal. Yeah. तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है मजबूत स्थिति में और ऐसे में ये झटके झेल सकती है, ये राय हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से आती हुई दिख रही है। और इस बीच जो बड़ी खबर है H1B वीजा की तरफ से, और ये अमेरिका से आती हुई दिख रही है कि फीस जो बढ़ाई गई है वो $4,500 कर दी गई है। फीस दुगनी कर दी गई, यानी कि IT कंपनियों के लिए एक खर्चे में बढ़ोतरी। थोड़ी सी नेगेटिव खबर, देखेंगे कितना असर IT कंपनियों की बैलेंस शीट पर, प्रॉफिट पर पड़ता हुआ दिखेगा, ये नतीजे में नजर आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जो IT कंपनियां विदेशों में अपने एम्प्लॉय भेजती हैं और वो जो वहां जाकर कामकाज करते हैं उनके लिए ये खर्चा बढ़ता हुआ दिखेगा। पहले H1B1 वीजा के लिए जो खबरें आ रही थी कि उसको कर्टेल किया जाएगा, इलेक्शन ईयर है वहां पर, और देखिए अब इस तरह की खबरें आने लगी हैं। तो IT कंपनियां जिसको हम लोग सब सोच रहे थे कि शायद अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, ये वो ओवरहैंग है जो शायद अगले 11 महीने तक बना रहे इलेक्शन के चलते यूएस में। बिल्कुल। तो आज देखते हैं क्या असर पड़ेगा इसका। हमारे साथ हम मार्केट एक्सपर्ट संदीप sabharwal.com के संदीप sabharwal कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त। इसी के साथ शुरुआत की जाए। संदीप, एक और लोग ये समझ रहे कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो IT कंपनियां ऐसी है जहां पर निवेश करना सेफ है। दूसरी ओर अमेरिका से लगातार खबरें वीजा को लेकर, वीजा फीस को लेकर ये सब नेगेटिव आ रही, दोनों के बीच में फिर क्या करना चाहिए, खरीदे या ना खरीदे? देखिए IT कंपनी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इस क्वार्टर और पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि उम्मीद थी कि थर्ड क्वार्टर अच्छा नहीं रहेगा, तो वो सब प्ले आउट हो गया है मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरह से रुपए में गिरावट हुई है और जो उनके अर्निंग्स को हेल्प करेगा अगले 1-2 क्वार्टर में, मुझे नहीं लगता कि आज का समय नेगेटिव है IT स्टॉक्स पे होने का। तो फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लगता है IT स्टॉक्स अच्छा करेंगे। दूसरी बात, ये वीजा कॉस्ट को लेके जहां तक है, तो ये उम्मीद नहीं थी कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली इस बिल को साइन कर देगा और प्रेसिडेंट वहां के अलाउ करेंगे कि वीजाज को कम किया जाए। तो मुझे लगता है ये उनका एक दूसरा तरीका है कि थोड़ा वीजा फीस बढ़ा दें, ताकि वो जो ओवरऑल वीजाज को कम करने की बात है वो थोड़ी साइडलाइन हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ एग्रीमेंट हो रहा है कि जहां वीजाज को कम नहीं किया जाएगा लेकिन कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी। ओके, चलिए, तो ये एक अगर ऐसा होता है तो काफी राहत की बात होगी IT सेक्टर के लिए। बहरहाल हम पिछले 2-3 दिन में देख चुके हैं चेन्नई के चलते जिस तरह से बाढ़ का इम्पैक्ट आया, उसके बाद कई IT कंपनियों ने कहा कि तीसरी तिमाही के नतीजे थोड़े कमजोर रह सकते हैं। इन्फोसिस के नतीजे आ जाएं 14 तारीख को, उसके बाद ही समझ में आएगा पहली IT कंपनी वो किस तरह के नंबर्स पेश करेगी। लेकिन एक सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों से दबाव में दिख रहा है संदीप, वो साफ तौर पर ऑटो सेक्टर है। आज भी देखिए बाजार ठीक ठाक है, लेकिन M&M में प्रेशर है, टाटा मोटर में प्रेशर है। जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कल, वो खाली दिल्ली के लिए नहीं था, समझ में आया कि वो पूरे NCR के लिए है। और अब डर ये भी है कि दूसरे स्टेट्स भी कहीं इस ऑर्डर को इसी रूप में इंप्लीमेंट ना करने लगे। आप कैसे देख रहे हैं, आपका व्यू क्या है ऑटो कंपनियों पर इस समय?
देखिए, ऑटो में दो स्टोरीज हैं। एक तो ये है कि काफी सालों के डाउनटर्न के बाद एक ऑटो सेक्टर में कंज्यूमर डिमांड बढ़ा है और कमर्शियल व्हीकल साइड पे भी डिमांड बढ़ा है, तो डिमांड तो बढ़ेगा ही आगे। जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होगी, जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे पे कमीशन रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होगी, तो ये सब कंजम्पशन तो बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ ये है कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज पे इसका जरूर असर होगा नेगेटिव। तो उसमें सबसे नेगेटिव ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा क्योंकि उनका ज्यादातर बास्केट कंज्यूमर ओरिएंटेड डीजल व्हीकल्स का है। टाटा मोटर्स पे इतना असर नहीं होता क्योंकि उनकी ज्यादा वैल्यू JLR से आती है या कमर्शियल व्हीकल साइड से आती है, और ग्लोबली कमर्शियल व्हीकल्स जो है डीजल पे ही चलते हैं, तो उस पर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है इसका असर शॉर्ट टर्म रहेगा मोस्ट स्टॉक्स पे, लेकिन जहां पे रियल असर लॉन्ग टर्म रहेगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो वो आगे जाके इस चीज को कैसे अडेप्ट कर पाती है वो कंपनी, वो हमें देखना होगा। संदीप, आज जो नारायण हृदयालय का IPO खुल रहा है, 245 से 250 रुपए का प्राइस बैंड है, 600 करोड़ जुटाने की जो कंपनी की योजना है, कैसे देखते हैं आप इस IPO को और क्या राय है आपकी पैसा लगाने की इसमें? देखिए, IPO मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है अगर आप देखिए, क्योंकि हाईली प्राइस्ड IPOs में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है। 30-40 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुए पिछले दोनों IPO, जो मार्केट वैल्यूएशन से 2.5-3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन है उनकी। और मुझे लगता है स्कैर्सिटी प्रीमियम पे लोग प्ले कर रहे हैं कि IPO में कम से कम नुकसान नहीं होगा, और वो स्टोरी प्ले आउट हो रही है लोगों के माइंड में। तो मुझे लगता है कि ये इसमें भी अगर 600 करोड़ का ही इशू है तो ये भी काफी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि लगेगा लोगों को कि 600 करोड़ ही है तो इसमें इतना फ्लोटिंग स्टॉक तो होगा नहीं। देखिए, प्योर वैल्यूएशंस के टर्म पे अगर हम देखें तो इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है ना। पिछले 2 IPO थे एल्केम और डॉक्टर लाल लेवल के। तो लेकिन दूसरी तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह से प्राइमरी मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है वो एक बियर मार्केट का संकेत नहीं है, क्योंकि जब बियर मार्केट होता है तो प्राइमरी मार्केट बिल्कुल ही डेड हो जाता है। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आना है कि इसका मतलब यह है कि अंडरलाइंग लोगों को इक्विटी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो डर रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में डालेंगे तो कल प्राइस ना गिर जाए। तो मुझे लगता है ये 2 प्लेस हो रहे हैं यहाँ मार्केट में। तो ओवरऑल इक्विटीज के लिए अच्छा है कि ये सब्सक्राइब हो जाएंगे, कंपनीज को पैसा मिल रहा है, लेकिन इनमें बहुत पैसा बनेगा ऐसे मुझे उम्मीद नहीं। इस सेक्टर में कुछ पसंद है? फोर्टिस या फिर अपोलो जैसी कंपनियां भी हैं लिस्टेड प्लेस में? अपोलो हॉस्पिटल भी मुझे लगता है काफी हाई वैल्यूएशन पे है, और फोर्टिस ने तो अभी तक अर्निंग्स कोई दिखाई ही नहीं। तो मतलब प्योर वैल्यूएशन टर्म्स पे इनमें कोई खास वैल्यू नहीं है इन स्टॉक्स में। बिल्कुल। तो फिलहाल महंगा है, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट काफी ज्यादा, और हमने देखा एंकर इन्वेस्टर्स में भी अच्छी बुक बनती हुई दिखी, तो उस लिहाज से शायद एक मौका बन सकता है लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने का। शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार मजबूत शुरुआत के बाद 7,800 को पार करने में मुश्किल देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप शेयरों में अच्छी तेजी का माहौल बरकरार है लगातार चौथे दिन। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर फोकस करेंगे। प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सौदा आपका में आगे।